हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर और मैं आज आपके लिए एक स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक वन शॉट लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अब एक स्पाइडरमैन का वन शॉट रिलीज़ करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद। क्योंकि हमें पता है कि सिविल वॉर के इवेंट में स्पाइडरमैन ने अपनी पूरी दुनिया के सामने मास्क उतार के अपनी आइडेंटिटी दिखा दी थी। तो उसकी वजह से स्पाइडरमैन को किन मुसीबत का सामना करना पड़ा और उसकी ज़िंदगी अब कैसे गुजर रही है सिविल वॉर के बाद, वो हम सब इस वन शॉट में देखेंगे, जिसका नाम है वन मोर डे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कॉमिक बुक मैं शेयर करना चाह भी रहा था और नहीं भी चाह रहा था, क्योंकि इस कॉमिक बुक के रिलीज़ होने के बाद बहुत से लोगों ने स्पाइडरमैन से नफरत करना शुरू कर दी थी। और जिस राइटर ने ये कॉमिक बुक लिखा था उससे तो बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लग गए थे, क्योंकि इस कॉमिक बुक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आपने कभी सोची भी नहीं होंगी और वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। मतलब अगर ये चीज़ें ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस कॉमिक बुक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में जाके काम आएंगी और आप मुझसे बाद में पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वन शॉट आपके साथ पहले ही शेयर कर लिया जाए। सो गाइस, चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आखिर में कोई डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले शिफ्ट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पता चलता है कि मैरी जेन, स्पाइडरमैन और एंड में तीनों वहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी वजह यहाँ पे ये है मौजूद होने की कि एंड में जो है उनको किसी ने आके गोली मार दी है। मतलब वो मारने स्पाइडरमैन को आया था, लेकिन उसकी वजह एंड में को गोली लग जाती है और अब वो हॉस्पिटल में और उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो किसी भी टाइम बस मर सकती हैं। तो बेसिकली इस वन शॉट को मैं आपके साथ बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वन शॉट है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि इस स्टोरी के अंदर हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे पीटर पार्कर से डॉक्टर आके बोल रहे होते हैं कि उनको एक बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए उनका इलाज करने के लिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, और इनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनको जो गोली लगी है बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी है। लेकिन स्पाइडरमैन हम देखते हैं कि वहाँ पे वो हर कोशिश कर रहा होता है, डॉक्टर से लड़ रहा होता है, बहस कर रहा होता है कि आप कुछ भी करिए, इनको बचा लीजिए। लेकिन एमजे भी उसको समझा लीजिए कि पीटर, अब हमारे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, तुम्हें ठंडे दिमाग से कुछ सोचना पड़ेगा और जो है पैसों का इंतजाम करना होगा। और हम देखते हैं स्पाइडरमैन वहाँ से हॉस्पिटल से निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसको डॉक्टर रोकते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। और वो न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें स्पाइडरमैन ने अपना मास्क उतारा था और बोलते हैं कि एक बार मेरे एक अंकल एक्सीडेंट में थे और उसको उस वक्त तुमने बचाया था, तो इसलिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। लेकिन मेरी भी बात समझो, मुझे हॉस्पिटल वालों को जवाब देना होता है, मैं बगैर पैसों के कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ तुम जो कर सकते हो करो और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और इस तरह इतने स्पाइडरमैन निकल जाता है कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो इसलिए दोबारा एवेंजर्स टावर यानी टोनी स्टार्क के पास जाता है। और इस वक्त टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन के बीच बहुत ज़बरदस्त फड्डा हुआ है सिविल वॉर के इवेंट के बाद से। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे स्टार्क से मदद मांगने के लिए आता है। और हम देखते हैं कि वो टावर के अंदर घुसता है और कुछ चीज़ें छानबीन कर रहा होता है। इतनी देर में आयरन मैन को पता चल जाता है कि बिल्डिंग में कोई घुसा है। और हम अगले पल देखते हैं कि आयरन मैन अपने आर्मर में आता है और पीटर पार्कर को लेते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। और उन दोनों के बीच हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बहस वगैरह होती है सिविल वॉर के इवेंट के रिलेटेड। और स्पाइडरमैन को समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है टोनी स्टार्क कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या गुजर रहा है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो तुम अपना ईगो वगैरह जो है सब साइड पे करो और मेरी तरफ आ जाओ। तुम कैप्टन अमेरिका अब मर चुके हैं, अब तुम उनके साइड पे रह के भी क्या कर लोगे। लेकिन हम देखते हैं स्पाइडरमैन अभी भी वही सारी बातें कर रहा होता है जो उसने पहले करी थी, कि तुमने अपने दोस्तों को मारा है, तुमने अपने दोस्तों के खिलाफ हथियार उठाए हैं। और इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि दोबारा स्पाइडरमैन और आयरन मैन के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी आयरन मैन को गुस्सा आता है और वो अपना फुल ब्लो जो है स्पाइडरमैन के ऊपर मार रहा होता है। और तभी स्पाइडरमैन भी अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो सब उसके ऊपर मार देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन इतना ज़बरदस्त वेब इस्तेमाल करता है कि आयरन मैन उसका पूरा सूट जो है वेब के अंदर ढक चुका होता है। और ये देख के खुद पीटर पार्कर भी हैरत में रह जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है इस वक्त, और वो टोनी स्टार्क को बहुत मारता है, उसका मास्क वगैरह उठा के फेंक देता है और उसको बोलता है कि मैं इस वक्त ये सब तुम्हारी चक्कर में फंसा हूँ। तुमने मुझे बोला था कि मैं अपना मास्क उतारूँ और दुनिया को अपनी आइडेंटिटी बता दूँ, उसकी वजह से सारे दुश्मन मुझे पहचान गए कि मैं हूँ कौन, और अब वो मेरे घर पे हमला करते हैं और उसी हमले के दौरान एंड मैन को गोली लग गई है। तो इस सब की वजह जो हो वो तुम हो टोनी, तुम। और इस तरह हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो रही होती है और आयरन मैन अपने आप को फ्री करता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बहुत टेंशन में हो, तो इसलिए तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन ये बात याद रखना कि आइंदा मेरे सामने कभी नहीं आना, अगली बार तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा। लेकिन स्पाइडरमैन उसको रोक रहा होता है, उसको बोल रहा होता है कि मेरी बात सुनो कम से कम, लेकिन टोनी स्टार्क वहाँ से चले जाता है। और इस तरह हम देखते हैं दोबारा टोनी स्टार्क अपने टावर में आता है, जहाँ पे जारवेस उसकी हालत देख के पूछता है कि सर आपके साथ क्या हुआ। तो बोलता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और तुम यहाँ से जाओ, मैं ठीक हूँ। तो जारवेस बोलता है कि सर आप सच में सही हैं, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। तो जारवेस यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन आयरन मैन बोलता है कि ज़रा एक मिनट रुको, मुझे तुमसे एक काम है। और इस तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वापस हॉस्पिटल पहुंचता है और वो बताता है मेरी जन को कि मैं स्टार्क के पास गया और वहाँ पे कोई ऐसा खास काम नहीं बना और मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई पैसों का इंतजाम वगैरह कर पाऊंगा। लेकिन हम पीछे देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तरफ से पैसों का इंतजाम पहले ही हो चुका है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि ज़रा से जारवेस जो था वो टोनी स्टार्क की तरफ से यहाँ पे आता है और $2 मिलियन जो है सीधा जाके हॉस्पिटल में जमा करवा देता है और बोलता है कि इनका इलाज रुकना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क ने जो है डायरेक्ट तो मदद नहीं करी, लेकिन जारविस को जरूर उसने भिजवा दिया ताकि वो पीटर पार्कर अपनी एंट में की जान बचा सके। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बैठ के आयरन मैन सब देख रहा होता है, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी उसको कहते हैं, लेकिन डॉक्टर पीटर पार्कर को फिर भी कहते हैं कि अब हम जो होगा हम करेंगे उनके आखिरी दिन में उनको अच्छे से रखने के लिए। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि आखिरी दिन से क्या मतलब है, वो दोबारा जिंदा होंगी ना। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं आपको पहले बता दूं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इस हालत में लोगों का बचना बहुत मुश्किल होता है और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पहले से अपना माइंड बना लीजिए। हमारी साइंस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनकी जान बचा ले, अगर उनकी जान बच गई तो वो बहुत बड़ा करिश्मा होगा। तो स्पाइडरमैन एमजे को लेता है और बोलता है कि डॉक्टर हो सकता है कि इस दुनिया में आप कुछ ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत से तरीके हैं लोगों को बचाने के लिए, चलो एमजे मेरे साथ, अब हम देखते हैं। और फिर इस तरह हम बेसिकली देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है सीधा एमजे को छोड़ता है घर पे और वो पहुँचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंटम सैंक्टोरम में। अब वो यहाँ पे बेसिकली इसलिए आता है ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक वगैरह इस्तेमाल करें और उनकी एंट यानी एंट मे को बचा लें। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं और पीटर को पहले समझा देते हैं कि मैजिक एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन किसी की जान बचाना ये भी मेरी पहुंच में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जादू है और ये काला जादू है जो कि मैं नहीं करता हूँ। लेकिन स्पाइडरमैन उनसे बहुत ज़्यादा भीख मांगता है कि आप कुछ ना कुछ तो करिए, हम टाइम में पीछे चले जाते हैं ताकि हम एंट मे को मरने से रोक लें। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुम्हें उस तरह वहाँ पे नहीं भेज सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पे बहुत सारी स्प्रिट्स वगैरह हैं, जहाँ पे तुम गिर जाओगे तो हो सकता है कि तुम वापसी ना आओ। और ये बोल के डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बाहर कर देते हैं और खुद भी चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से स्पाइडरमैन आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का वो जो आर्टिफैक्ट होता है उसको दोबारा से एक्टिवेट कर देता है और उसके जरिए वो दोबारा टाइम में जाने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन सीधा वहीं पहुंच जाता है जिस टाइम पे पीटर पार्कर के ऊपर गोली चलने वाली थी, यानी कि उनके घर के ऊपर। और हम देखते हैं कि वहाँ पे गनमैन बैठा होता है और ये सारी चीज़ें जो है पीटर पार्कर देख रहा होता है और वो सोचता है कि मैं पहले इस गनमैन को मार दूं। लेकिन जब वो उसको मारने जाता है तो उसका हाथ उसके अंदर से आर पार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीटर पार्कर देख सकता था, वो एक गोस्ट ही तरह था, वो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन वो फिर भी समझ में नहीं आ रही थी इसको वो क्या करे। तो वो सीधा जाता है पीटर के पास जो कि रियल वर्ल्ड में है और उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको आवाज़ें देता है, लेकिन वो वाला पीटर भी उसको देख नहीं पा रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के पीछे, क्योंकि अब वो एक गोस्ट डायमेंशन में आ गया था, तो यहाँ पे जितने भी गोस्ट होते हैं वो सब स्पाइडरमैन के पीछे लग जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उन गोस्ट से लड़ रहा होता है और साथ साथ पीटर पार्कर को रोक रहा होता है, यानी अपने आप को ही रोक रहा होता है कि वो उस घर में ना जाए, क्योंकि अगर वो उस घर में गया तो वो जो गन मैन है वो दोबारा पीटर पार्कर को मारने के लिए गन उठा लेगा। लेकिन हम इस तरह देखते हैं कि पीटर पार्कर बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, लेकिन फिर भी एमजे और स्पाइडरमैन दोनों साथ आके खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गनमैन जो होता है वो पीटर पार्कर के ऊपर निशाना लगा लेता है। लेकिन पीटर तो बच जाता है उस गोली से और उसकी जगह एंट मे को वो गोली लग जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि पीटर पार्कर ने एक बार दोबारा अपनी एंट मे को मरते हुए देख लिया। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो गोस्ट वर्ल्ड के अंदर जो गोस्ट होते हैं वो पीटर पार्कर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको मार रहे होते हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे पहुँचते हैं और पीटर को वहाँ से निकालते हैं और उसको समझाते हैं कि तुमने अभी अभी जो करा ये बहुत बड़ी गलती थी, मुझे पता था कि तुम वहाँ पे जाके कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ लेके नहीं जा रहा था। मुझे पता था तुम वो इवेंट दोबारा देखोगे और तुम्हें सिर्फ और ज़्यादा तकलीफ होगी और कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है, मेरी जितनी साइंस है, मेरे जितने मैजिक्स हैं, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जो किसी की जान बचा ले। ये काम जो है सिर्फ ऊपर वाले का होता है, ये हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। और इस तरह जो है स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि अब सिर्फ दुआ करो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है बाहर बैठा हुआ होता है और सिर्फ रो रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी उसके ऊपर से एक बर्ड जो है रेड कलर का उड़ते हुए जाता है और उसको लगता है कि वो बर्ड उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं ले जाना चाह रहा है। और इस तरह पीटर पार्कर उसका पीछा करते जाता है और हम देखते हैं कि वो बर्ड जो है एक छोटी बच्ची में बदल जाता है और वो बच्ची बोलती है कि उसने सही कहा था कि तुम सब कुछ बदल नहीं सकते हो, लेकिन मैं बदल सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वो बच्ची स्पाइडरमैन को बोलती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और तुम्हारे पास उससे भी कम है, और तुम जिसको बचाना चाह रहे हो उसके पास तो अब टाइम बचा ही नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बच्ची जो है बेसिकली स्पाइडरमैन के साथ यहाँ पे सिर्फ पहेलियाँ बुझा रही होती है। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि वो एक बहुत पावरफुल बीइंग है और वो जो चाहे कर सकती है, जिसका इलाज साइंस के पास नहीं था, मैजिक के पास नहीं था, वो ये कर सकती है। लेकिन पीटर पार्कर उस बच्ची की बातों में समझ नहीं पा रहा होता कि ये करना क्या चाहिए, कहना क्या चाह रही है। और अचानक वो बच्ची भागना शुरू कर देती है, जिसका पीछा करते करते स्पाइडरमैन जा रहा होता है और वो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों को देखता है रास्ते में, जिसमें से एक बहुत बूढ़ा सा आदमी होता है जो कि बुक्स वगैरह पढ़ रहा होता है, और एक आदमी गाड़ी के अंदर होता है जो कि जा रहा होता है। और वो जो गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है वो स्पाइडरमैन को जो है ले जाता है अपने साथ गाड़ी के अंदर और उसको सब बता रहा होता है कि वो किस तरह से इतना अमीर आदमी हो गया, वो कितनी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजार रहा है। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि ये सारे लोग भी जो हैं ये फ्रिक्शनल हैं, मतलब वो जो बच्ची है ये सारे लोग उसी के हैं। और ये आदमी जो है बेसिकली पीटर पार्कर को उस लेडी की तरफ ले जाता है, यानी उस बच्चे की तरफ, और बोलता है कि वो गली के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हम देखते हैं कि जब वो गली के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक रेड ड्रेस के अंदर एक औरत खड़ी हुई होती है और बोलती है कि तुम मुझे हमेशा से ढूंढते आ रहे थे, लेकिन मैं हमेशा से यहीं तुम्हारे सामने थी।
और वो बेसिकली औरत बताती स्पाइडरमैन को, मैं तुम्हें जब से नज़र रख रही हूँ जब तुम स्पाइडरमैन बने भी नहीं थे, मतलब कि जिस तरह तुम्हें उस मकड़ी ने काटा और उसके बाद तुम्हारे पास स्प्लेंडेड किस्म की पावर्स आ गई, तुम्हारा स्पाइडी सेंस आ गया, हर चीज़ जो है मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रही थी, मैंने तुम्हारी हर चीज़ के ऊपर हर एक कदम पर नज़र रखी। और सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हारी हर रियलिटी के अंदर, हर मल्टीवर्स के अंदर जो तुम्हारा रूप है उसके ऊपर नज़र रखी। तुम एक यूनिवर्स के अंदर ऐसे हो तो एक यूनिवर्स के अंदर तुम बहुत भद्दे और मोटे से हो और हर वक्त सिर्फ गेम्स वगैरह खेलते रहता है और हर वक्त वो काम करता रहता है, और एक यूनिवर्स में तुम ऐसे हो कि तुम एक बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट बन चुके हो और तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, और एक यूनिवर्स में तुम ऐसे हो कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुमने अपनी पार्कर इंडस्ट्रीज़ खोल ली हैं और तुम्हारे पास कोई वक्त ही नहीं है किसी से बात करने का, किसी से मिलने का। मतलब थोड़ी देर पहले जो अभी हमने कुछ लोग देखे थे पार्क वगैरह में बैठे हुए, वो गाड़ी के अंदर जो आदमी था वो दरअसल पीटर पार्कर के ऑल्टरनेट वर्जन्स थे, जो कि ये औरत उसको दिखाना चाह रही थी। और तो वो औरत बोलती है कि ये सिर्फ वो 2 इनकारनेशन है जो तुम्हारी दूसरी यूनिवर्स के अंदर हैं। इस तरह तुम जो है इन्फिनाइट यूनिवर्स के अंदर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसी तरह इन्फिनाइट नंबर ऑफ पीटर पार्कर दूसरी यूनिवर्स के अंदर हैं, और मैंने अभी सिर्फ तुम्हें 2 या 3 ही दिखाए हैं, और हो सकता है कि तुम इनमें से किसी एक में तब्दील हो जाओ। तो स्पाइडरमैन पूछता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो बताओ कि वो जो छोटी बच्ची थी वो मेरी बच्ची किस इनकारनेशन में होगी। तो वो जो औरत होती है बोलती है कि वो एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है कि वो बच्ची तुम्हारी किस इनकारनेशन में होगी, लेकिन अभी मैं इसको बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो पीटर बोलता है चलो ठीक है, तुम जो कोई भी हो अपने पास ही रखो, मेरे पास तुम्हारे इन फजूल गेम्स के लिए कोई वक्त नहीं है कि मैं इनको बैठ के यहाँ पर खेलूँ, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे करने हैं और मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलती है कि दरअसल तुमसे अब तक हर कोई यही कहते आ रहा है ना कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि अब तक जो है जितने लोग तुम जिनसे भी मिले हो उन सब ने यही कहा है कि वो तुम्हारी एंड में को बचा नहीं सकते हैं, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो उनको बचा लें, लेकिन मैं उनको बचा सकती हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो उनको बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो लेडी दरअसल होती है मेफिस्टो, और इतनी ऐसे ही वो बच्ची, वो जितने भी ऑल्टरनेट वर्जन से पीटर पकड़ के और जो कोई भी इसमें नज़र रख रहा था वो मेफिस्टो था। और इसको देखने के बाद स्पाइडरमैन भी हैरत में रह जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर जो कॉमिक्स बुक ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं उनको नहीं पता होगा कि ये मेफिस्टो कौन है। तो मैं बेसिकली बता दूं कि जैसे हेला गॉडेस ऑफ डेथ है, इसी तरह ये एक गॉड है अंडरवर्ल्ड का, मतलब जितने भी सोल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर काबू पाता है। ये एक किस्म का डेविल है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा वास्ट पावर्स हैं। मतलब आपने गोस्ट राइडर तो सुना होगा, और गोस्ट राइडर का जो कॉन्सेप्ट है वो मेफिस्टो से आता है। मेफिस्टो ने एक आदमी के साथ डील करी थी कि उसका सोल हमेशा के लिए उसका हो जाएगा और उसके बदले वो उसको गोस्ट राइडर की पावर्स दे देगा। मतलब ये लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की चालाकी से डील्स करता है और उनको अपने जाल में फंसा लेता है। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो मेफिस्टो का यहाँ पे आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे मेफिस्टो भी स्पाइडरमैन से कोई डील करने आया है और उसके बदले वो एंड में की जान छोड़ देगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना सोल दे दूंगा, इसके बदले तुम एंड में को जिंदा कर दोगे। तो बोलता है कि ये सोल वाली डील्स करना मैंने तुम ह्यूमंस के साथ बहुत पहले छोड़ दी, क्योंकि इसमें अब वो मज़ा नहीं है जो कि मुझे चाहिए होता था। एक बार तुम अपना सोल दे देते हो तो तुम पूरी ज़िंदगी जो हेल के अंदर सड़ते रहोगे, तुम्हारा सोल है वो हमेशा टॉर्चर होता रहेगा, लेकिन उन सब में मज़ा मुझे कहाँ आएगा। और हम देखते हैं मेफिस्टो स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो क्या ये सच था या फिर ये एक सिर्फ झूठ था। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, अगर लेकिन तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो ये जवाब मैं तुम्हें अकेले नहीं दे सकता हूँ, मेरे साथ बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उनसे भी पूछना होगा। तो मेफिस्टो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ये बात जानता था और मैं इसको भूल भी नहीं सकता था। और मेफिस्टो पीछे इशारा करता है और बोलता है कि वो वहीं पे है उस कमरे के अंदर, तुम जाओ उससे बात कर लो। यानी कि वो एमजे की बात कर रहा होता है और स्पाइडरमैन चिल्लाता है कि तुमने एमजे के साथ क्या करा। तो वो बोलता है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लो, वो तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है, जाओ और उससे मिलकर बात करो। और हम देखते हैं जब उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो बेसिकली मेफिस्टो जो है वो एमजे के साथ भी कोई डील कर रहा होता है पहले से ही, और वो एक तरफ मतलब वो स्पाइडरमैन से भी डील कर रहा है और एमजे से भी डील कर रहा है, वो दोनों से एक डील करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा, लेकिन अभी तक हमें उसने ये नहीं बताया कि वो आखिरकार इन दोनों से चाहता क्या है एंड में की जान के बदले। और एमजे पूछती है कि पीटर ये सही कह रहा है कि ये जो बोल रहा है क्या वो सच में कर सकता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि चलो तुम्हारे गेम्स मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिए, अब तुम्हें अगर हमारा सोल नहीं चाहिए तो आखिरकार तुम्हें हमसे चाहिए क्या। तो मेफिस्टो बोलता है कि ये सोल वाली कहानियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और अब उसमें मुझे इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता, और वो इतनी बड़ी यूनिवर्स में मैं वो सौदा किसी और से भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग से मुझे ख़ास चीज़ चाहिए जो कि सिर्फ तुम लोग मुझे दे सकते हो। तुम लोग जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो, तुम लोग का लव जो है बहुत ज़्यादा ट्रू है, और तुम लोग जो है बहुत होली तरीके से शादी करी हुई है, और तुम लोग एक दूसरे के साथ लॉयल हो। तो मैं तुम लोगों का प्यार, तुम लोगों की शादी चाहता हूँ। मतलब बेसिकली यहाँ पे मेफिस्टो जो है उन लोगों से बोल रहा होता है कि तुम लोगों की शादी ख़त्म हो जाएगी, उसके बदले जो हो मैं एंड में की जान को बख्श दूंगा। और इस तरह मेफिस्टो बोलता है कि तुम लोग के पास सिर्फ आज रात तक का टाइम है, तुम लोग सोचो और मुझे अपना जवाब दे देना, वरना या तो तुम्हारी शादी ख़त्म होगी या तुम्हारी एंड में ख़त्म हो जाएंगी।
और इस तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बेड के अंदर सो रहा होता है रात में, और वो देखता है कि एमजे उसके बराबर में लेटी भी नहीं होती है, बल्कि वो बाथरूम के अंदर बैठ के रो रही होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मेफिस्टो की सारी बात पे हमें गौर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो लोग ये करें या ना करें, लेकिन एमजे बोलती है कि हमें ये करना होगा, तुम्हारी मे की जान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम शादी ना करें ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, किसी की जान से बढ़ के हमारी शादी नहीं हो सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग फैसला करते हैं कि वो हाँ मेफिस्टो से सौदा करेंगे। और हम अगले पल देखते हैं कि मैरी जेन जो है मेफिस्टो को बुला लेती है और स्पाइडरमैन पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। तो मेफिस्टो बोलता है कि इस सब की परवाह करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, लेकिन जैसा कि मिस्टर पार्कर आपने मुझसे पूछ लिया है तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग की ज़िंदगी जैसी गुजर रही थी वैसी गुजरती रहेगी, लेकिन आप दोनों कभी एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या मतलब, ये इतना आसान है कि तुम हमारी टाइमलाइन से हमारी शादी मिटा दोगे। तो बोलता है कि तुम्हारी लाइफ टाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जो मैरिज है वो सिर्फ एक स्टेज है तुम लोगों की ज़िंदगी के अंदर, मैं सिंपली उस स्टेज को रिमूव कर दूंगा और तुम लोगों को कोई तकलीफ कुछ महसूस नहीं होगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो मेफिस्टो बोलता है कि सर आपको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी एंड जो है वो ज़िंदा रहेंगी। क्या तुमने ये आवाज़ सुनी, ये तुम्हारी एंड मे की है और वो बस मरने ही वाली हैं, तो जल्दी से फैसला कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। तो मैरी जेन को गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कोई एक स्टेज नहीं है, इसके पीछे पूरी लंबी कहानी है। मतलब स्पाइडरमैन ने अपनी आइडेंटिटी पब्लिक करी जिसकी वजह से उसके दुश्मन जो हैं उसका पीछा करते हुए आ गए और एंड में को गोली लग गई। तो हमारी शादी खत्म कर दोगे, एंड में को बचा लोगे, लेकिन वो लुनेटिक लोग जो हैं वो दोबारा स्पाइडरमैन की तरफ आएंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो क्या तुम फिर दोबारा हमसे ऐसी डील करने के लिए आओगे। तो मेफिस्टो बोलता है कि मुझे एक बात आपको समझाने दीजिए मिस पार्कर, आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं इस पूरी यूनिवर्स को छोड़ के सिर्फ आप दोनों के पास आया हूँ ये डील करने के लिए। मैं चाहता तो किसी से भी ये डील कर सकता था, लेकिन आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, वो एकदम होली है, और उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा पसंद करता हुआ आपका प्यार है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। यानी कि वो यहाँ पे गॉड की बात कर रहा होता है। तो अगर मैं आपकी ये मैरिज तोड़वा देता हूँ तो समझ लीजिए कि मैं गॉड के मुंह पे एक बहुत ज़बरदस्त तमाचा मारता हूँ और उसके आगे मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाऊँगा, और ऐसी विक्ट्री मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं। तो इसलिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं सबको भुलवा दूँ कि स्पाइडरमैन ने अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील भी करी है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो ये सब दुनिया में भुलवा देगा कि स्पाइडरमैन ने कभी अपना मार्क्स भी उतारा था और वो पीटर पार्कर है। मतलब लोग भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है, जैसा वो पहले हुआ करता था। और हम देखते हैं वहीं पे मैरी जेन बोलती है कि हाँ मेरा जवाब हाँ है मॉन्स्टर, हाँ। और इस तरह हम देखते हैं कि मैरी जेन जो है मेफिस्टो के जाके कान में कुछ ऐसा बोलती है जिससे मेफिस्टो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ और हमें ये करना होगा। लेकिन मिस्टर पार्कर ने अभी तक हाँ नहीं बोला, जिसके बगैर मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। तो मिस्टर पार्कर आप क्या कहेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आखिरी बार मैरी जेन और स्पाइडरमैन एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलता है कि हाँ कर दो। और इस तरह बोलते हैं कि हम देखते हैं कि मेफिस्टो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है अब आप जैसे दोनों तैयार हो चुके हैं तो मैं इस डील को सील कर देता हूँ, और मुझे मानना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज ज़रूर हूँ। तो पीटर बोलते हैं कि क्या मतलब, तुम किस बात से सरप्राइज हो। और हम यहाँ देखते हैं कि मेफिस्टो अपना ईविल साइड यहाँ पे शो करता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और मैं बहुत सारी सर्टेन थिंग्स को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ बड़ा चेंज करने के लिए हमें सिर्फ कुछ छोटा चेंज करने की ज़रूरत होती है, और पॉसिबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी में बन जाती है और प्रोबेबिलिटी जो है एक फैक्ट में बदल जाती है। जिन लोगों से आप कल मिले थे, जो लोग आपने देखे थे अपने रास्ते में, वो सब तुम्हारी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन जैसा कि अब तुमने मेरी इस डील को मान लिया है तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और मैं सरप्राइज इस बात पे हूँ कि तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो लोग कौन थे, और मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी हूँ जो कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी में आना बाकी था। लेकिन अब ये डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिस्कशन अब हम कभी और दिन और किसी और वक्त करेंगे। लेकिन वहाँ पे पीटर की आंखें एकदम खुलती है और बोलता है कि ओह माय गॉड, कहीं तुम उस छोटी बच्ची की बात तो नहीं कर रहे। वो छोटी बच्ची थी कौन, वो बच्ची कौन थी। तो मेफिस्टो बोलता है कि हाँ तुम समझ गए मेरी बात, मैं उसी छोटी बच्ची की बात कर रहा हूँ। मैं जो हूँ पॉसिबिलिटी को आगे ले गया और फैक्ट को पीछे लेकर आ गया। और हम देखते हैं उस वक्त मेफिस्टो उस बच्ची के अंदर बदलता है जो कि पीटर पार्कर ने पहले रोड के ऊपर देखी थी, और हम देखते हैं कि वो बच्ची बोलती है कि मैं वो बच्ची हूँ जो कि आप दोनों की कभी होने वाली थी, लेकिन अब आपने डिसाइड करा है कि आप अपनी एंड मे की ज़िंदगी बचाएंगे, तो इसलिए अब मैं आपकी बच्ची कभी भी नहीं हो सकती हूँ। आपने अपनी एंड मे की जान तो बचा ली, लेकिन आप दोनों ने मुझे खो दिया और मैं आपकी बेटी हूँ। और हम देखते हैं ये देखने के बाद पीटर पार्कर और मेरी जेन दोनों आंसुओं से रो रहे होते हैं कि उन लोगों ने ये क्या कर दिया। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे से शादी में रहते तो फ्यूचर में जाके उनकी एक बेटी होती और वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती, मतलब वो यही बेटी होती। लेकिन जैसे कि अब इन लोगों ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, मेफिस्टो के साथ डील कर ली कि वो अपनी एंड मे को बचाएंगे, तो उसकी वजह से स्पाइडरमैन और मेरी जेन की कभी कोई बच्ची पैदा ही नहीं हो पाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि मेफिस्टो अपने असली रूप में आता है और बोलता है कि अब हम आगे बढ़ें
लेकिन हम स्पाइडरमैन को देखते हैं कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मैरी जेन उसको पकड़ती है और बोलती है कि नहीं स्पाइडरमैन, बस अब हमें ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि ये डील फाइनल होने से पहले वो एक दूसरे से आखिरी बार गले मिलते हैं और हम देखते हैं कि इस तरह वो दोनों फेड हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि पीटर पार्कर की दोबारा जब आँख खुलती है तो वो अपने बिस्तर के अंदर होता है और वो अपने एक नॉर्मल डे के अंदर उठता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी एंट मैन जिंदा है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन अभी किसी से मिला भी नहीं है, मतलब वो उसकी शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, वो अभी अपने स्कूल डेज के अंदर ही है और अपने पुराने दोस्तों के अंदर ही है, जैसे कि फ्लैश थॉम्सन हो गया, हैरी वगैरह हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली मिस्टर ऑसबॉर्न वगैरह भी दोबारा जिंदा हो चुके हैं जो कि मर चुके थे। और ये सारे इफेक्ट जो हैं इस वजह से ही हुए हैं क्योंकि टाइमलाइन के अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर जो है अपना एक नया दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा स्पाइडरमैन वन मोर डे का वन शॉट एंड होता है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वन शॉट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन इस वन शॉट के ख़त्म होने में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और आप बोलेंगे कि आखिरकार ये सब हुआ क्या है। तो बेसिकली इस वन शॉट को इसलिए निकाला क्योंकि सिविल वॉर के इवेंट में स्पाइडरमैन ने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दी थी। और स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उसकी आइडेंटिटी इतने सालों में कोई नहीं जानता था, लेकिन उन लोगों ने सिविल वॉर के इवेंट में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए स्पाइडरमैन को सबके सामने रिवील कर दिया। लेकिन फिर राइटर्स को इसके ऊपर पछतावा हुआ कि क्यों ना हम दोबारा स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को दोबारा सीक्रेट बना दें, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे ये पॉसिबल हो सके। तो उन लोगों ने ये करा कि स्पाइडरमैन के घर पे एक हमला करवाया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब सब जानते हैं तो सबको पता है कि स्पाइडरमैन का घर कौन सा है, यानी पीटर का घर कौन सा है। और उनके बीच जो है एंड में को गोली लग जाती है और उस गोली से बचना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया था। स्पाइडरमैन स्टार्क के पास गया, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया, हर चीज़ उसने ट्राई कर ली, लेकिन उनकी जान बचाना इम्पॉसिबल सी बात थी। और हमने देखा मोफेस्टो जो कि एक बहुत बड़ा डेविल है, उसको ऐसे ही चांस चाहिए होते हैं लोगों को अपने वश में करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बच्ची के रूप में आता है और उससे डील करता है कि तुम अपनी शादी ख़त्म कर दो, यानी मैरी जेन को भूल जाओ, उसके बदले मैं एंट मैन को बचा लूँगा। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद स्पाइडरमैन और मैरी जेन एक दूसरे से ये फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे को भूल जाएंगे और अपनी शादी ख़त्म कर देंगे। और उसके साथ साथ मोफेस्टो जो है इस पूरी दुनिया से ये भी भुलवा देगा कि स्पाइडरमैन कौन था, मतलब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी अब दोबारा सीक्रेट हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप आगे जाके देखेंगे कि आयरन मैन को नहीं पता कि स्पाइडरमैन कौन है, तो उसकी एक यही वजह होगी कि उसकी आइडेंटिटी अब सब भूल चुके हैं। तो इससे तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी दोबारा सीक्रेट हो गई। लेकिन अब मैरी जेन जो है स्पाइडरमैन की ज़िंदगी से जा चुकी है और सबसे बड़ी बात हमने देखा कि वो बच्ची जो स्पाइडरमैन की कभी फ्यूचर में हो सकती थी, अब वो भी कभी पैदा नहीं हो पाएगी। तो ये कॉमिक बुक जो था, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया कि एक ये अलग तरह का कॉन्सेप्ट था कि उसने मोफेस्टो से डील करी और पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतना बकवास कॉमिक्स हमने आज तक नहीं पढ़ा, मतलब ये कोई कॉमिक्स हुआ कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भुलवाने के लिए आपने एक डील करवाई और ये पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये कॉमिक आपके साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी मैंने ये कॉमिक आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कॉमिक कैसा लगा, क्या ये अच्छा कॉमिक था या फिर इस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक तरह से जो उन्होंने पहले करा था उसको दोबारा वही कर दिया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है अब मैं कैप्टन अमेरिका की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।